हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है आजकल मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो इसी कड़ी में आज मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर मोशन क्लास 9, ठीक है ना, क्लास 9 का जो चैप्टर है मोशन, उसके ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। प्लीज ऑब्जेक्टिव जरा ध्यान से करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपके अब एग्जाम में आने हैं और ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर हो सकते हैं आगे भी, और हो सकता है कि पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव हो, क्योंकि में भी हो सकता है आपको स्कूल ना बुलाया जाए पेपर देने के लिए, घर पे ही आप अगर पेपर देंगे तो में भी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। तो प्लीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरा अच्छे ढंग से करिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब तैयार होते हैं? जब आपका चैप्टर के ऊपर कमांड पूरा होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। इन क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है? ऑप्शन है आपके पास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेट एंड ऑल। या तो आपका आंसर एक्सेलरेशन आएगा, या वेट आएगा, या वेलोसिटी, या सारी ही क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ दीज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना, जब कह रहा है स्केलर क्वांटिटी नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है। तो कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसका मीनिंग हुआ वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। इसने कहा है एक्सेलरेशन, नेक्स्ट कहा है वेलोसिटी, नेक्स्ट कहा है वेट एंड नेक्स्ट कहा है ऑल। ठीक है, कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। क्यों होती है डायरेक्शन? क्योंकि इसमें वेलोसिटी आता है। तो क्लियर हो गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, इसकी भी डायरेक्शन हो गई। वेट की डायरेक्शन होती है यस डाउनवर्ड। वेट किस वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से, और ग्रेविटी के कारण हर चीज ग्राउंड की तरफ गिरती है, तो इसकी भी डायरेक्शन है। तो ऑल आ गया, तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन ही आपके वेक्टर क्वांटिटी के ऑप्शन हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड इज इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम है, देन इट्स एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन क्या होगा? या तो जीरो होगा, या यूनिफॉर्म होगा, या नॉन यूनिफॉर्म होगा, या आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अगर डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द टाइम के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। देखिए क्या कह रहा है, डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा? देखिए दोबारा समझिए, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, इस क्लास में आपने पढ़ा था प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, है ना। तो एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो बताइए एक्सेलरेशन कैसा होगा इसके अंदर? तो ये कौन सी इक्वेशन है? देखते हैं हम, ये है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक हो गया। मान लीजिए यू जीरो है, यू जीरो है तो इक्वेशन क्या हो गई? एस इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन कैसा होता था? जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं आपको पता होना चाहिए, आपके पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। याद रखिए इन तीनों के स्टेटमेंट में हम लिखते थे एंड बॉडी इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब भी ऐसी इक्वेशन, तीनों इक्वेशन के ऊपर बेस कोई क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका ऑप्शन होगा। तो एक्सेलरेशन कैसा है इसके अंदर? यूनिफॉर्म। चलिए देखते हैं, तो बी पार्ट, तो बी ऑप्शन है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसके अंदर बी ऑप्शन आएगा। ठीक हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज मेजर्ड बाय। मीन्स कार या मोटरसाइकिल में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? क्या वो आमीटर है, स्पीडोमीटर है, नैनोमीटर है, या ओडोमीटर है? इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। थर्ड क्वेश्चन आपका सिंपल है और डायरेक्ट है।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इज मेजर्ड बाय। डिस्टेंस किससे नापते हैं? आमीटर। आमीटर आपको नहीं पता है, आमीटर से हम करंट मेजर करते हैं। ठीक है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से स्पीड मेजर की जाती है। नैनोमीटर, नैनोमीटर मीटर की सॉरी डिस्टेंस की यूनिट है मेजरमेंट की। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होते हैं, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, ऐसे ही नैनोमीटर होता है। तो नैनोमीटर से डिस्टेंस नापा जाता है। ठीक है। डिस्टेंस कौन सा? बहुत ही माइनर, बहुत छोटा। लेकिन उसने पूछा है इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो कार के अंदर लगता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओडोमीटर। तो डिस्टेंस मेजर किया जाता है ओडोमीटर से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, उससे आपको क्या पता लगता है? स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, रिटार्डेशन। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या स्पीड क्या दिखाता है? ये स्पीड दिखाएगा, एक्सेलरेशन दिखाएगा, डिस्टेंस, रिटार्डेशन। देखिए सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों एक ही बात है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन नहीं आ सकता क्योंकि डिस्टेंस और टाइम के बीच है। और जो आपका रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच बनता है। क्लियर हो गई बात? अब बचता है आपके पास स्पीड और डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका वाई एक्सिस पर है, टाइम एक्स एक्सिस पर है, तो डिस्टेंस भी नहीं है। तो क्या बचता है आपके पास? स्पीड। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये ग्राफ आपका बना है स्पीड का, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन क्वेश्चन 6 इट इज सेइंग इन सर्कुलर मोशन व्हाट कांट बी कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट नहीं रहती है? क्या डायरेक्शन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है। चलिए करते हैं। और बाकी आप वीडियो को पॉज करके जरूर सोचा करें पहले, ठीक है ना? मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले सोचा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इन सर्कुलर मोशन व्हाट कांट बी कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट नहीं हो सकती? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। पहले तो आप ये देखिए सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या डायरेक्शन कांस्टेंट हो सकती है? नहीं। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो सकती। इट चेंजेस एवरीवेयर। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई। तो डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों कट हो गए। डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों कट हो गए क्योंकि दोनों ही पॉसिबल नहीं है, दोनों चेंज होते हैं। ठीक हो गया। अब बचता है स्पीड एंड एक्सेलरेशन। स्पीड एंड एक्सेलरेशन। अब देखिए जब डायरेक्शन और वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से हो जाएगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है। बचता है स्पीड। यस, आप 40 की स्पीड पे चले हैं तो आप 40 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं। आप 40 की स्पीड पे चलाते रहिए क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। तो इसका आंसर स्पीड आएगा। आंसर है इसका बी पार्ट, कि जो स्पीड होती है वो सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रह सकती है। और आपके पास क्वेश्चन भी ये आता है कि स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है ना, बट इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। स्पीड सेम है फिर भी एक्सेलरेशन है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो इसका आंसर आपके पास आएगा स्पीड। यहाँ पर आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं ABCD। आपको इन चारों ग्राफ को देखकर बताना है कि कौन सा ग्राफ जीरो एक्सेलरेशन का है। ठीक है ना? मूविंग बॉडी है और उन मूविंग बॉडी में बताना है कि जीरो एक्सेलरेशन की कंडीशन कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या इसमें आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर आपको जीरो एक्सेलरेशन बताना है। जीरो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। जीरो एक्सेलरेशन का मीनिंग है कि सेम वेलोसिटी से चल रही है बॉडी। जीरो एक्सेलरेशन सेम वेलोसिटी से चल रही है, ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना वेलोसिटी कम हो रही है। मीन्स
40 की स्पीड से है तो 40 की स्पीड से चल रही है, तो 40 माइनस 40, इनिशियल वेलोसिटी भी 40, फाइनल वेलोसिटी भी 40, 40 माइनस 40 जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या आया? जीरो। तो आपसे इसके अंदर क्या पूछा है कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, ठीक है ना। तो आइए, जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी सेम रहेगी। तो इस ग्राफ में देखिए डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ किसका बनता है? वेलोसिटी का, वेलोसिटी वेलोसिटी, ठीक है ना। लेकिन यहां देखें आप, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है। ये सिंपल वेलोसिटी है। लेकिन जो एक्सेलरेशन का ग्राफ बनता है वो बनता है वेलोसिटी और टाइम के बीच, वेलोसिटी और टाइम के बीच, तो ये दो तो गए, ठीक हो गया। वेलोसिटी और टाइम के बीच बनता है, अब बचते हैं आपके पास ये दो। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच, अब ये देखें आप, ये वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड लेट, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। टाइम बढ़ रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जाने के साथ आप वेलोसिटी चेक करें कि वेलोसिटी भी सेम है, 40 40 40 40, यहां भी 40, यहां भी 40, यहां भी 40, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये क्या है? ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहां पर आपका एक्सेलरेशन आ रहा है, देखिए, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। क्लियर हो गई बात? तो एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया था जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो की कंडीशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसको कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। याद रखिए, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मीन सेम स्पीड से बॉडी चल रही है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ अ रनिंग कार एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम इज शोन बाय। कहता है कि एक कार है, उसकी स्पीड किसी भी टाइम, ठीक है ना, किसी भी टाइम उसकी स्पीड को हम किससे शो करते हैं? क्या ओडोमीटर से शो करते हैं, क्या स्पीड से शो करते हैं, क्या डिस्टेंस से शो करते हैं, क्या एरिया से शो करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझें आप, और आपको करने के बाद खुद लगेगा कि जो आपने आंसर सोचा था वो आंसर है ही नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन एक बार आप पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लैंग्वेज का कमाल है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहता है द स्पीड ऑफ ए रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज शोन बाय। जो एक रनिंग कार है उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो किसी टाइम, ठीक है ना, वो सॉरी एट एनी इंस्टेंट, स्पीड के बारे में कह रहा है कि स्पीड किसी समय, ठीक है, इज शोन बाय। तो स्पीड के बारे में पूछ रहा है कि जो कार की स्पीड है वो किसी समय शो की जाती है, किससे? जनरली बच्चा क्या लिख के आएगा? बच्चा लिख के आएगा ओडोमीटर, जबकि क्वेश्चन सिंपल नहीं है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा किस मीटर से नापी जाती है, आपने आंसर ओडोमीटर सोचा होगा, लेकिन इसने कहीं नहीं पूछा कि कौन से मीटर से नापी जाती है, नंबर 1। नंबर 2 बार कहता है कि किसी टाइम स्पीड, ठीक है ना, किसी टाइम स्पीड कैसे मेजर की जाती है, तो आंसर स्पीड नहीं होगा। एरिया, एरिया भी नहीं होगा, क्योंकि स्पीड का एरिया से कोई रिलेशन नहीं है। बचता है डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। किसी टाइम डिपेंड करती है डिस्टेंस पे कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अगर आपने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है तो आपकी स्पीड ज्यादा है, और अगर आपने डिस्टेंस कम कवर किया है तो आपकी स्पीड कम है। तो ये डिपेंड करेगा आपके डिस्टेंस के ऊपर, ऑप्शन सी के डिस्टेंस कितना आप कवर करते हैं उतनी ही आपकी स्पीड काउंट होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल है आपके पास। अ बस इंक्रीजेज इज स्पीड फ्रॉम 24 किलोमीटर पर आवर टू 78 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। एक बस ने अपनी स्पीड 24 से 78 कर ली है 10 सेकेंड में, ठीक है ना। देन इट्स एक्सेलरेशन इज, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं एक्सेलरेशन के, आपको इन चारों में से सही जवाब बताना है। न्यूमेरिकल है, होप आपने करा होगा, मैं भी करता हूं, चेक करते हैं। अब बस इंक्रीज इन स्पीड फ्रॉम मींस यू दे रखा है आपको 24 किलोमीटर पर आवर टू 78 किलोमीटर पर आवर होगा इसकी फाइनल वेलोसिटी इन 10 सेकेंड।
10 seconds. Then find his acceleration. तो देखिए जब भी एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना होता है सारी यूनिट मीटर और सेकंड में होनी चाहिए। ध्यान रखें आप, जब भी आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो सारी यूनिट मीटर और सेकंड में होनी चाहिए। आइए कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे बताइए, सोचिए, सोच लिया? चलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 78 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? दोनों को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? तो चलिए आइए फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। क्या है? A इक्वल v माइनस u बाई टी। v कितना है आपके पास? 78 इंटू 5/18 माइनस u है। देखिए अब बच्चे के मन में क्या आया? बच्चे के मन में आया सर मैं तो इसको यहां से कट करूंगा, 6 से हो रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बेटा ये तो कट नहीं हो रहा है। सर होने दीजिए, ये कट हो रहा है, इसे तो होने दीजिए, ये ना होने दीजिए। नहीं बेटा, कैलकुलेशन कैसे सोची मैंने? माइनस करूंगा तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। ये सेम आ गया, 5/18 सेम आ गया। अगर मैं इनको कट करता तो डिफरेंट वैल्यू आती तो मुझे एलसीएम लेना पड़ता, एलसीएम के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता, बहुत कुछ, बहुत मेहनत थी। तो मैंने उन सब चीजों से बचने के लिए इसको एज इट इज रखा है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब 78 टाइम्स है ये, 24 टाइम्स है ये, तो 78 माइनस 24, ये ऐसे रीड करेंगे आप, 78x माइनस 24x। तो 78 में से आप 24x माइनस कर देंगे तो आपके पास आ गया 54x। 78 माइनस 24, 54x डिवाइडेड बाय। और देखिए कैलकुलेशन आप, 18 3 जा 54। देखिए कैलकुलेशन अपने आप आ गई, कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, टोटली एकदम इजी मेथड। तो ये आपके पास आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन के साथ आपको बताया है। कैलकुलेशन में आप बिल्कुल भी उलझे ना, कोई भी क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करें। और ऑप्शन डी, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन डी आ गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Question number 9. Which of the following statement is correct regarding velocity and speed of a moving body? एक मूविंग बॉडी में वेलोसिटी और स्पीड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको इन 4 स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड, वेलोसिटी ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज हायर देन द इट्स वेलोसिटी, स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी होती है अगर उसमें एक डायरेक्शन दे दी जाए। एंड इन फोर्थ कहता है वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया। फोर्थ में है वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है ना, कि अगर एक ही डायरेक्शन में आप वेलोसिटी और स्पीड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इक्वल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी? एक चलती हुई बॉडी में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में ये आपसे जानकारी चाह रहा है। चलिए देखते हैं क्या जानकारी चाह रहा है। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन द स्पीड, वेलोसिटी हमेशा स्पीड से ज्यादा होती है? बिल्कुल भी नहीं। वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो सकती हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो सकती हैं या वेलोसिटी कम हो सकती है, ठीक है ना। वेलोसिटी और स्पीड में जो है वेलोसिटी कम हो सकती है और वेलोसिटी कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन, कहता है कि हमेशा स्पीड बड़ी होती है, ये भी गलत है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो ही स्पीड होगी, वो ही वेलोसिटी होगी। तो ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार ही वो ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज द वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, के एक डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं, ठीक है ना, स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी। स्पीड ऑफ अ बॉडी वेलोसिटी हो सकती है? नो, क्योंकि स्पीड तो वेलोसिटी कभी हो ही नहीं सकती। स्पीड वेलोसिटी हो नहीं सकती, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन कंपलसरी है,
ठीक हो गया, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। बिल्कुल सही, यही सही है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो स्पीड के इक्वल हो सकती है। और कब इक्वल हो सकती है? दोनों अगर सेम डायरेक्शन में एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रही है बॉडी, एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है, तो वेलोसिटी में बी इक्वल टू स्पीड, वेलोसिटी स्पीड के इक्वल हो सकती है। तो इसका ऑप्शन आपके पास आएगा डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है? या कार मूविंग डाउन द स्लोप। नेक्स्ट इज राइजिंग एयर बैलून इन द स्काई। जो हवा का गुब्बारा ऊपर उड़ता है, गैस का गुब्बारा ऊपर उड़ता है, क्या वो है? या मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल आपसे पूछ रहा है, कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है क्या वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है? नहीं। जब आप बॉडी कोई भी ऐसे फॉल कराते हैं तो शुरू में उसकी स्पीड 0 होती है और बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी गिर रही है। तो यूनिफॉर्म तो इसकी स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, वेलोसिटी हमेशा बढ़ती है। यहाँ पर 0 है और धीरे धीरे जब गिरती है तो बढ़ती जाती है। कार मूविंग डाउन द स्लोप। अब कार मूविंग डाउन द स्लोप में क्या है? कार जा रही है नीचे, तो उसका भी यही होता है, कार की स्पीड शुरू में कम होती है और स्लोप पे जा रही है तो धीरे धीरे तेज होती रहेगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ बनेगी? राइजिंग एयर बैलून इन द स्काई। ये बैलून का भी ऐसा है, जब बैलून हवा में ऊपर जाता है तो शुरू में स्पीड होती है बहुत तेज स्पीड होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है बैलून तो उसकी स्पीड कम होती रहती है और एक हाइट पे जाके बैलून रुक जाता है। ठीक है ना? तो ये भी आपका गलत हो गया कि राइजिंग बैलून उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, बिल्कुल सही। जो सन के अराउंड, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, उसकी स्पीड बिल्कुल फिक्स है और जब वो अपनी स्पीड से चलता है तो 365 दिन में एक चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है 365 दिन में? क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके पास आएगा डी, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या आएगा? कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक हो गया। तो इन ऑब्जेक्टिव को आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, इन्हें तैयार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। और इन वीडियो को आपको अच्छी तरह तैयार करना है। आपके पास ये आ गई है, आप इन्हें बार बार देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।